है और दोबारा फिर इलेक्ट हुए, एंड ही इज वेरी पॉपुलर पर्सन इन इंडिया ऑब्वियसली. सर, हाउ डू यू सी और हाउ डू यू मेजर, फॉर एग्जांपल, जो जिस तरह जयशंकर साहब ने बुक लिखी थी द इंडियन वे, सो व्हाट इज एन इंडियन वे फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया? तो आप कैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के टेन्योर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आउटलुक क्या है? कमर, बड़ा शुक्रिया आपका, मेरे को आपके प्रोग्राम में शिरकत देने का मौका दिया आपने. दो सवाल आपने पूछे हैं. एक तो क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कुछ अपना खास है जो बाकी मुल्कों में नहीं है, और दूसरा कि पिछले 7 सालों से जो एक तरह से नई विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी में जो फर्क आया है, वो क्या फर्क है और क्यों है. पहली बात तो कि हिंदुस्तान, जब आप सिविलाइजेशनली देखते हैं तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही है. तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में पूरी दुनिया से जुड़े रहने का जो एक ट्रेडिशन है वो बहुत स्ट्रांग है. हमारे यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब पूरा दुनिया एक ही फैमिली है, एक परिवार है. तो ये जो पूरी दुनिया से जुड़े रहने का ट्रेडिशन है, सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन, वो अपने आप में आज जब दुनिया में हम अलग अलग मुल्कों में रह रहे हैं, करीब 200 मुल्क हैं दुनिया में, और उनसे जुड़े रहने में वो हमारा जो कल्चर और सिविलाइजेशन है वो फॉरेन पॉलिसी को बड़ी अच्छी बेस एक तरह से बना के देता है जिसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी चलती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात कि 7 साल पहले क्या फर्क आया, उसको दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो पूरी दुनिया में कुछ फर्क आया, तो जाहिर है कि भारत भी एक मुल्क है जो दुनिया से जुड़ा हुआ है. दुनिया में बदलाव आता है तो भारत में भी बदलाव आएगा. तो सबसे बड़ा तो जो फर्क है वो तकनीक का है. कमर, आप और मैं जैसे बात कर पा रहे हैं, ये शायद 7 या 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि इतनी आसानी से दुनिया में लोग जुड़ पाएंगे आपस में. तो तकनीक की वजह से दुनिया में जो जुड़ाव हुआ है वो ऐसा है कि किसी भी छोटे मुल्क में भी यदि कोई परेशानी आती है तो पूरी दुनिया पर उसका असर नजर आता है. अमूमन तौर पे हम आजकल बात कर रहे हैं यूक्रेन की. तो यूक्रेन में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका पूरा दुनिया पे किस तरह से असर है. तो भारत आज जो है वो तकनीक का एक खास मुल्क माना जाता है. हम लोग कभी कभी अपने आप को, शायद ज्यादा लगता है, पर हम अपने आप को कभी कभी आईटी सुपर पावर भी कह देते हैं. तो क्योंकि तकनीक में और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत जो है वो काफी आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए वो तकनीक को इस्तेमाल करके फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा सकता है. और खासकर जो अभी पेंडेमिक का 2 साल में हमने देखा है कि जब आपस में लोग मिल नहीं पा रहे थे तो उसी तकनीक का हर माहौल में इस्तेमाल किया गया, लोगों में भी इस्तेमाल किया गया, और फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया. और इसीलिए चाहे वो समिट मीटिंग हो या दूसरी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, और उसके साथ साथ जैसे आपने द इंडिया वे और डॉक्टर जयशंकर का जिक्र किया, वो तो एक तरह से प्रोफेशनल फॉरेन सर्विस का हिस्सा रहे हैं 40 साल तक. तो आज ये विदेश मंत्री जो इतने वेल ट्रेन्ड हैं फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में, वो उस चीज को आगे बढ़ाने में बड़े काबिल हैं एक तरह से. और एक छोटी सी आखिरी बात ये जोड़ दूं मैं उसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो बड़े लोगों ने कहा कि ये तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये प्रोविंशियल लीडर रहे हैं, तो शायद ये अंदरूनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे और फॉरेन पॉलिसी पे नहीं ज्यादा ध्यान देंगे. और उसका बिल्कुल हुआ उल्टा. आप देखें, उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया फॉरेन पॉलिसी में, इतनी दुनिया में बार बार जाकर उन्होंने बातें की, मिले, कई चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की. और उनकी खासकर जो ट्रेवल शेड्यूल होती है वो बहुत ही हेक्टिक होती है. वो कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोगों से मिल सकें, जितने ज्यादा देशों में जाकर सीधी बात कर सकें. तो पेंडेमिक के दौरान भी लगातार, देखिए वो विदेश मंत्री हो या वजीर आजम हमारे हो, लगातार जुड़े रहे हैं दुनिया से. और आखिरी छोटी सी बात ये कि जब दुनिया की आज बात करते हैं तो भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है. तो
30 करोड़ से ज्यादा जनता है यहाँ। तो जब जनता आपस में जुड़ जाती है दुनिया भर में, तो बड़ा देश होने का अपना एक फायदा मिलता है। बड़ी इकोनॉमी भी है, छठी इकोनॉमी सबसे बड़ी है हमारी, तीसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की, मिलिट्री है। और इस तरह से बड़ा होने की वजह से भी जो विदेश नीति पर जो ध्यान होता है दुनिया का, और जो भारत की विदेश नीति के तरफ जो जिम्मेदारी होती है, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस वक्त ये नेशनल मूवमेंट हुआ करता था, उन्होंने 1924 में एक फॉरेन अफेयर्स की सेल बना ली थी। और उसी वक्त आप देखें 1928 में एक ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉलोनाइज्ड नेशंस की। तो जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहां भेजा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए। और 1928 से लेकर 1964 तक जब उनकी डेथ हुई, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी के करता धरता रहे। तो उन्होंने फाउंडेशन लगाई एक तरह से, तो बड़ी अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है और आज भी उसी फाउंडेशन पर चल रही है एक तरह से विदेश नीति। तो जाहिर है कि दुनिया जैसे जुड़ेगी आपस में, खासकर लोग जैसे आपस में जुड़ेंगे, जैसे मैं और आप जुड़े हुए हैं, तो जितने बड़े बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या बड़ी है, उनकी विदेश नीति भी। जब वरुण शर्मा के इनबॉक्स में इंक्रीमेंट लेटर आया, तब उन्हें से शुरू हुआ इनकी मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और ज्यादा उसकी तरफ जिम्मेदारी भी नजर आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ठीक है, आपने बड़े अच्छे अंदाज से एलैबोरेट करके हमें एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो चाइना है, वो ऐसे समझा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी इशू है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इशू है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी उतना ही खित्ते में बड़ा फॉरेन पॉलिसी इशू है, या क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया की जो इस वक्त जिसे कहते हैं ना लुक ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं हमारे यहाँ तो वहां कहा जाता है, आपके यहाँ भी जारी बात है एशिया पैसिफिक से एंगेज है ना, इंडो पैसिफिक एंगेज होना और ये सारा क्वाड वगैरह। तो आप क्या देखते हैं, इंडिया का बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज क्या है? पाकिस्तान, चाइना, या कि ये जो नई और ओरिएंटेशन हो रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो ये क्या, हाउ डू यू सी दिस, कैसे आप इसको रेट करेंगे और इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगे इसको? कमर देखें, पहले आप 50 या 100 साल पीछे जाएं तो फॉरेन पॉलिसी थोड़े से देशों की जिम्मेदारी नजर आती थी। जो यूरोप के देश थे वो दुनिया भर में जाकर कॉलोनाइज करते थे, तो उनकी एक तरह से दुनिया पर क्या नजरिया है, क्या उनके सोच है, वो उस पर फर्क पड़ता था। पर आज दुनिया ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जा रही है, और उसी के चलते जो विदेश नीति का सबसे बड़ा चैलेंज आज है कमर, वो ये है कि इतनी उलझी हुई जो दुनिया है, जो आपस में इतनी जुड़ गई है अलग अलग तरह से, तो उसमें आसान नहीं है किसी को कहना कि ये देश दोस्त है, ये देश दुश्मन है, ये देश के साथ कंपटीशन है, ये देश के साथ कोऑपरेशन है। सारे देशों का आपस में, मुझे लगता है एक अच्छी जो फॉरेन पॉलिसी का तरीका है, उसमें अलग अलग जो खित्ते हैं उनमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा। तो जैसे पाकिस्तान की आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति का कितना बड़ा चैलेंज है। जाहिर है कि पड़ोस में ये मगरबी एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क भारत के बाद पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पावर है, बड़ी जनसंख्या भी है, और मिलिट्री बड़ी पावरफुल है। तो नेचुरली फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है। पर उस बड़े मुद्दे को बड़ा करीब से देखना होगा कि आप देखें अभी कई साल से फॉर्मल बातचीत नहीं हो रही भारत और पाकिस्तान की, पर उसके साथ साथ अभी अभी आपस में बड़ा अच्छा माहौल बना, तालमेल बन गया कि हिंदुस्तान भारत से